Our next chapter of social is from civics, that is federalism. What is federalism? It is a system of government in which power is divided between a central authority and a various constituent units of the country. दैट इज़ वॉट फेडरलिज्म. सो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट, एक्चुअली थ्री टाइप्स की हैं. पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. सो पूरी कंट्री के लिए वो होती है गवर्नमेंट. सेकेंड लेवल पे होती है उससे छोटी पे स्टेट्स गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, जो हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जिसके हेड जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं. और थर्ड होती है लोकल गवर्नमेंट, जो सबसे नीचे लोअर यूनिट में बैठी होती हैं, ब्लॉक वाइज होती हैं या वो रूरल एरियाज़ में होती हैं, जैसे हम जिला पंचायत होता है, ज़िला परिषद होता है. सो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट्स का डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होना, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. हमने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो हॉरिजेंटल होते हैं उसमें होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये गवर्नमेंट्स के ऑर्गन हैं. लेकिन गवर्नमेंट के लेवल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पावर को डिवाइड किया गया है, पावर के साथ साथ उनके वर्क को भी डिवाइड किया गया है. ये चैप्टर में हमारे डिस्क्राइब होगा कि कैसे वर्क्स को डिवाइड किया गया है और गवर्नमेंट कैसे उसमें इफेक्टिव है, कैसे गवर्नमेंट का वर्क क्या है. इट इज़ आवर चैप्टर फेडरलिज्म. So we have two levels of government generally. One, the government for the entire country. पूरी कंट्री में जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकंड इज़ गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स. जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो सेकंड लेवल पे होती हैं. बोथ इन्जॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. दोनों एक दूसरे से फ्री हैं. कुछ जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी होगी, अदरवाइज़ बाकी जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपने एक एरिया है उसमें वो फ्री हैं, वो कुछ भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बना सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन एंड नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट. जैसे कि एग्जांपल है यूएसए में. यूएसए में क्या है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है और वो फ्री हैं. लेकिन हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको मानना पड़ेगा कुछ बातें सेंट्रल गवर्नमेंट की. सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट को बात माननी होगी स्टेट गवर्नमेंट की. इस तरह से हमारे यहाँ वर्क बटा हुआ है. यूनिटरी गवर्नमेंट एक आती है जो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पे हो, दैट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इट सब यूनिट्स सबऑर्डिनेटेड. सेंटर कैन पास ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, यूके में कैसी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट. सो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सिर्फ एक लेवल हो, कोई दूसरा लेवल नहीं हो, उस गवर्नमेंट को बोलते हैं हम यूनिटरी गवर्नमेंट. सो हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे पास लेवल बटे हुए हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल. What are the features of फेडरलिज्म? क्या इसके फीचर्स हैं? इट हैज़ टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सो फेडरलिज्म का ये सबसे पहला फीचर है कि इसके पास सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं होगी, इसके पास लेवल्स होंगे, चाहे दो या दो से ज़्यादा. ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर और jurisdiction. Jurisdiction is specified by the constitution and there is constitutional guarantee of authority. Constitutional provisions can be changed only with the consent of both levels of government. अगर jurisdiction change होता है तो दोनों गवर्नमेंट्स मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की उसमें अथॉरिटीज़ होंगी, दोनों के उसमें कॉन्सेंट होंगे. Court interrupts the constitution and powers of different levels of government. Supreme Court is the umpire if disputes arise with the different levels of government. अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बहस होती है, उस टाइम अंपायर का वर्क जो करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड. रेवेन्यू मीन्स अर्निंग जो है, चाहे वो टैक्स के बेस पे हो, चाहे वो किसी बेस पे हो, हर स्टेट का अपना एक रेवेन्यू होता है, पैसा कलेक्ट करने का एक तरीका होता है. सो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक तरीका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक तरीका होता है. हर पर्सन, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, हर किसी को अपने इनकम का टैक्स देना पड़ता है, जिसके बेस पर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू हो वो कलेक्ट होता है. और फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए वर्क करती है, स्कूल्स बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, ब्रिज बनवाती है. ये सारे पैसे कलेक्ट जो होते हैं वो पीपल के टैक्स के थ्रू होते हैं और वही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म इज़ टू सेफगार्ड और प्रोमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री. सो यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए फेडरलिज्म काफ़ी हेल्पफुल है. सेकेंड इज़ टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. रीजनल डाइवर्सिटी मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स हमारे पास हैं. रीजन्स मीन्स चाहे वो एरिया वाइज है. सो स्टेट जो डिवाइड हुआ है वो रीजन वाइज डिवाइड हुआ, और इसको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, एक जहाँ पर उसको पीसफुली रहने के लिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है. We have two crucial aspects of an ideal federalism. टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं
फर्स्ट इज द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट अपने अपने पावर्स को शेयर करेगी। सेकंड इज ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। सो ट्रस्ट और एग्रीमेंट दोनों होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ऑप्रेस कर दे। सो हमारे पास ट्रस्ट भी और एग्रीमेंट दोनों हैं। ये हमारे टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म का है। We have two types of federation. First is the coming together and the second is holding together. What are the difference among between these two federation? First is coming together. It is independent states coming together or on their own to form bigger unit. Second is increase security by pooling sovereignty and retaining identity. All constituent states have equal power, that is USA, Switzerland and Australia. Coming together का फेडरेशन का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरा ये है कि कोई भी वहाँ पर पावर सेपरेट नहीं, जैसे हमारे इंडिया का है जो है अगला होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है कि लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर। हमारे यहाँ वर्क बटा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग वर्क बटा है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग वर्क बटा है। सेंटर इज़ मोर पावरफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। Its constituent units of federation have unequal powers that like India, Spain and Belgium. So हमारी कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और यूएसए में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इस तरह से फेडरेशन हमारी कंट्री में डिवाइड है और पावर्स डिवाइड है। पावर कैसे डिवाइड है? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा काम होता है उसके पास पावर भी ज़्यादा होती है। सो हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास काम ज़्यादा है, इसलिए वो पावरफुल ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट काम कम है, इसलिए उसके पावर कम है। और लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कम पावरफुल है क्योंकि उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से कम काम है। इस बेस पर हमारे पास पावर डिवाइड है, जिससे हम पीसफुली रह सकते हैं किसी भी रीजन में। इट इज़ व्हाट रीजनल डाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट वी विल नो अब इन द नेक्स्ट वीडियोज़. Till then, all of you just read the points which are mentioned here and compare it with your NCERT books. Thank you so much.